डिपेंडेंसी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन्हें आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी कोशिश करती है इस बात को एक्सप्लेन करने की कि लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाते हैं। इन कंट्रीज़ में मौजूद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। ओके, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट्स हैं और इन कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हमेशा ये कोशिश में रहती है कि किस तरह से डेवलप्ड बना जाए, किस तरह से डेवलप्ड बना जाए। इनके सामने मॉडल क्या है? इनके सामने मॉडल है यूरोपियन कंट्रीज़ का मॉडल। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसा बनना चाहती है, उनके लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहती है, पर कैपिटा इनकम अचीव करना चाहती है, लिविंग स्टैंडर्ड अचीव करना चाहती है, लेकिन ये अचीव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्यों एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाता? ओके, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती है डिपेंडेंसी थ्योरी। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा इसी बात को आंसर करने की कोशिश की जाती है कि क्यों एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाता। वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं एक डेवलपिंग कंट्री के रास्ते में जिनकी वजह से वो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाता। कोशिशों के बाद भी, डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने के बाद भी एक डेवलपिंग कंट्री क्यों डेवलप नहीं बन पाता, इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती है डिपेंडेंसी थ्योरी। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को समझने से पहले हमें एक और थ्योरी को समझना होगा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट होता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जिन आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करती है, देखिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी वही काम करती है जो डिपेंडेंसी थ्योरी करती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के द्वारा भी इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड क्यों नहीं बन पाता। वो कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है एक डेवलपिंग कंट्री के रास्ते में जिनकी वजह से एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाता। इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के द्वारा ही। लेकिन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए ही डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो डिपेंडेंसी थ्योरी का इमर्जेंस कहाँ से होता है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म से। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिसिज्म से ही डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किस तरह से इस बात को एक्सप्लेन करती है कि एक कंट्री जो कि डेवलपिंग है, एक कंट्री डेवलपिंग है और वो डेवलप्ड कैसे नहीं बन पाती है, क्यों नहीं बन पाती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इस बात को कैसे एक्सप्लेन करती है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फोकस करता है इस बात के ऊपर कि एक कंट्री के भीतर मौजूद कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं इंटरनल फैक्टर्स की वजह से एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने का जो रास्ता है उसे वो कवर नहीं कर पाती है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहाँ फोकस करता है? इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहता है कि एक कंट्री के भीतर कुछ इंटरनल फैक्टर्स मौजूद है और इन्हीं इंटरनल फैक्टर्स की वजह से एक कंट्री अपने डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाता, डेवलप्ड नहीं हो पाता। और ये इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वीक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है एक कंट्री के अंतर्गत, ये वीक होगा। ओके, ये एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा जो कि एक कंट्री को रोकेगा डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने में। ओके, लो रेट ऑफ सेविंग्स मतलब कंट्री में जो कंट्री के जो अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं, अर्निंग सिटीजन्स हैं, उनका जो इनकम होता है वो सारा का सारा इनकम वो एक तरह से स्पेंड हो जाता है, वो सेव नहीं कर पाते। ओके, अगर सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि लोग जो सेविंग करते हैं उस सेविंग के कुछ पार्ट को वो इन्वेस्ट करते हैं और तभी जाकर इकोनॉमी ग्रो करता है। बिना इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकता। तो अगर लो रेट ऑफ सेविंग होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम होगा। तो इन डेवलपिंग कंट्री में लो रेट ऑफ सेविंग्स होती हैं, इसके वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये भी कहता है कि लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, नॉलेज की कमी है, नो हाउ की कमी है इन कंट्रीज़ के पास। और इन सारे रीजंस की वजह से एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाती है।
तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक कंट्री के विद इन मौजूद इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती हैं। वो कहती हैं कि मॉडर्न एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उस कंट्री में मौजूद कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। ओके, जब एक कंट्री अपने इन इंटरनल ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा तभी जाकर एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड बन पाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या सॉल्यूशन प्रपोज करता है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के द्वारा ये सॉल्यूशन प्रपोज किया जाता है कि एक डेवलपिंग कंट्री क्या करे कि वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को एक तरह से कॉपी करे और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। ओके, तब जाकर ये इंश्योर किया जा सकता है कि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड बन सके। तो यहाँ आप देखिए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी डायरेक्टली फोकस कर रहा है एक कंट्री के इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कह रहा है कि अगर एक कंट्री डेवलपिंग है और वो डेवलप नहीं बन पाता है, इसके लिए एक कंट्री खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी इसके अगेंस्ट है, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट है। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी इन आर्ग्यूमेंट्स को टोटली रिजेक्ट करता है। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी के स्कॉलर मानते हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इन इंटरनल फैक्टर्स के पीछे जो अल्टीमेट कॉज है जिसकी वजह से एक कंट्री डेवलप नहीं कर पाता वो कुछ और है। ओके, तो इससे पहले कि हम डिपेंडेंसी थ्योरी के आर्ग्यूमेंट्स को समझे, हम ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट 1960s के दौरान होता है, मेनली लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका के कुछ स्कॉलर, लैटिन अमेरिका दैट मीन्स साउथ अमेरिका में मौजूद कंट्रीज़ के लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। इसे ही डिपेंडेंसी थ्योरी का नाम दिया गया और बाद में इस थ्योरी को एशिया, अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई किया जाता है। ओके, बाकी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सभी के लिए इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये था डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट। अब हम डिपेंडेंसी थ्योरी के मेन आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फोकस करता है इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहता है कि अगर एक कंट्री डेवलपिंग है और वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे उस कंट्री के विद इन, उस कंट्री के भीतर मौजूद कुछ इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। डिपेंडेंसी थ्योरी जस्ट इसके अपोजिट। डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि नहीं, अगर एक डेवलपिंग कंट्री है और वो डेवलप्ड नहीं बन पा रहा है तो इसके लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो उस डेवलपिंग कंट्री के कंट्रोल के बाहर हो। ओके, जो फैक्टर्स उस डेवलपिंग कंट्री के कंट्रोल के बाहर हो, वो डेवलपिंग कंट्री चाहकर भी उन फैक्टर्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता और इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं हो पाता। एक डेवलपिंग कंट्री हमेशा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, किस एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी थ्योरी फोकस करता है, हमें अभी इसे समझना है। ओके, तो देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक डेवलपिंग कंट्री का लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट। इस आर्ग्यूमेंट को समझिए। डिपेंडेंसी थ्योरी के स्कॉलर कहते हैं एक कंट्री अगर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये किसका नतीजा है? ये इस बात का नतीजा है कि वो कंट्री जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उस ग्लोबल इकोनॉमी में अपने आप को इंटीग्रेट कर चुका है। दैट मीन्स उस ग्लोबल इकोनॉमी में उस ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसी पार्टिसिपेशन की वजह से वो कंट्री लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। देखिए, इस आर्ग्यूमेंट को समझिए। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहता है कि अगर एक कंट्री है और अगर एक कंट्री अपना डेवलपमेंट चाहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, तो उस कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का मेंबर हो जाए। ओके, तब जाकर एक कंट्री अपना डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को अटेन कर सकता है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है कि जब एक कंट्री वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, अपने आप को इंटीग्रेट करता है, ओके, यही वो रीज़न है
ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना ही वो रीज़न है जिसकी वजह से एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं बन पाता। इस आर्ग्यूमेंट को समझना है हमें। ओके, तो देखिए क्यों क्यों ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करके, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करके एक कंट्री डेवलप्ड नहीं बन पाता। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी में है, ये जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक अरेंजमेंट, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, यही रिस्पॉन्सिबल है एक कंट्री के बैकवर्डनेस के पीछे। तो इस इकोनॉमिक अरेंजमेंट को समझिए। डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। दो टर्म को ये यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जो है वो दो टर्म को यूज़ करते हैं, सेंटर और पेरिफेरी। ओके, सेंटर और पेरिफेरी, और ये जो दो टर्म है ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सेंटर में कौन है? कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज। सेंटर में कौन है? कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री। और पेरिफेरी में कौन है? डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री। पेरिफेरी का मतलब है कि बाहर का क्षेत्र। ये अगर आप इसे सर्कल समझ ले तो इस सर्कल का जो सर्कम्फरेंस है, जो पेरीमीटर है, ओके, वो हो गया पेरिफेरी। और बीच में सर्कल के सेंटर में जो है वो है हमारा सेंटर। तो सेंटर में कौन कंट्रीज होती हैं? सेंटर में होती हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो होती हैं कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो होती हैं यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ये होंगी। और पेरिफेरी में कौन होगा? पेरिफेरी में होगा एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्री। और ये जो सेंटर है और पेरिफेरी है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम सेंटर और पेरिफेरी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंटर और पेरिफेरी के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा? ये रिलेशनशिप ऐसा होता है कि सेंटर एक्सप्लॉइट करता है किसे? पेरिफेरी को। ओके, सेंटर एक्सप्लॉइट करता है पेरिफेरी को। और ये सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो सेंटर में मौजूद कंट्रीज है वो अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, अपने डेवलप्ड स्टेटस को तभी कायम रख सकते हैं जब वो पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करें। ओके, ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। ओके, ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इस हायरार्किकल अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करती, वो इस हायरार्किकल अरेंजमेंट को छुपाने की कोशिश करती है। कंट्रीज को लगता है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में आप पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल ट्रेड में आप पार्टिसिपेट करें और आप डेवलप्ड बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप एज अ पेरिफेरी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में तो आप कभी भी सेंटर की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर और पेरिफेरी जब तक नहीं होगा तब तक ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेंटर और पेरिफेरी के बीच जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि जब तक सेंटर पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तब तक सेंटर अपने कंडीशन को, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लेवल को मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। ओके, तो इस बात को समझिए। डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पेरिफेरी कंट्री है, जो पेरिफेरी कंट्री है वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, पेरिफेरी कंट्री सेंटर तक नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पेरिफेरी के कंट्रीज़ को पेरिफेरी में ही रहना है, सेंटर के कंट्री को सेंटर में ही रहना है। जब तक पेरिफेरी के कंट्री पेरिफेरी में है, ओके, बॉर्डर लाइन में है, तभी तक सेंटर के कंट्री अपने इकोनॉमिक लेवल, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लेवल को मेंटेन करके रख पाएंगे। तो अगर एक पेरिफेरी का कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री ये चाहता भी है कि वो सेंटर के कंट्री के जैसा बन जाए, इकोनॉमिकली डेवलप्ड बन जाए, तभी भी वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि पेरिफेरी को हमेशा पेरिफेरी में ही रखा जाए, क्योंकि जब तक पेरिफेरी के कंट्री पेरिफेरी में है तभी तक सेंटर के कंट्री सेंटर में रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, और इस स्टैटिक स्ट्रक्चर को छुपाने की कोशिश की जाती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के द्वारा। और डिपेंडेंसी थ्योरी यही स्टैटिक स्ट्रक्चर को अनवील करने की कोशिश कर रहे हैं, अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने। ओके, तो अगर एक डेवलपिंग कंट्री इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, अपने आप को इंटीग्रेट करता है ये सोचकर कि वो प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को अचीव कर पाएगा, तो ये जस्ट एक मिथ है, एक इल्यूजन है। ओके, एक्चुअली वो इस सिस्टम का पार्ट बन रहा है
और वो पेरिफेरी में ही हमेशा रहेगा, और जो सेंटर के कंट्री है वो हमेशा सेंटर में ही रहेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो ये है डिपेंडेंसी थ्योरी के मेन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक्सप्लॉयटेशन होगा पेरिफेरी का सेंटर के द्वारा। तो जब तक पेरिफेरी है तभी तक सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटर डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि पेरिफेरी अनडेवलप्ड है। तो अगर पेरिफेरी चाहता है डेवलप्ड होना सेंटर की तरह, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर तभी तक डेवलप्ड है जब तक वो पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। और ये एक्सप्लॉयटेशन दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन और एक इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है और इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या होगा कि अनइक्वल एक्सचेंज, अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मेनली 20th सेंचुरी में हुआ करता था। और क्या होता था कि जो पेरिफेरी कंट्री है, पेरिफेरी कंट्री से प्राइमरी गुड्स को मंगाया जाता था। जो सेंटर के कंट्री है, सेंटर पेरिफेरी कंट्री जो है वो प्राइमरी गुड्स को, दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे सेंटर के कंट्री को। ओके, और सेंटर के कंट्री जो है, सेंटर में जो डेवलप्ड कंट्री है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड थे। रॉ मटेरियल्स को वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चर गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते, और उन्हीं फिनिश्ड प्रोडक्ट, उन्हीं मैन्युफैक्चर गुड्स को वो बाद में जाके इन्हीं पेरिफेरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते। ओके, तो एक पेरिफेरी कंट्री रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता और फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता। तो उस पेरिफेरी कंट्री में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया। तो डीकैपिटलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस करना पड़ा पेरिफेरी कंट्री को, क्योंकि सिस्टम ही कुछ इस तरह से अरेंज था कि एक पेरिफेरी कंट्री के लिए ज़रूरी था कि वो प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करे। ओके, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करे, दैट मीन्स रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे। आप समझ सकते हैं, रॉ आयरन ओर को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उस कंट्री के पास आयरन ओर को स्टील में बदलने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करेगा एक सेंटर के कंट्री को, एक डेवलप्ड, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री को, और वहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड स्टील को इम्पोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो पेरिफेरी का कंट्री है वहाँ पे कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही नहीं, डीकैपिटलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। उसके बाद ये 20th सेंचुरी में मेनली एप्लीकेबल था। अभी प्रेजेंट की बात करें तो वेज स्ट्रक्चर जो पेरिफेरी कंट्री के वर्कर्स हैं, उनका जो वेज है, उनको जो वेज दिया जाता है, उनके वर्क के लिए उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो, और सेंटर के कंट्री में जो वर्कर्स है उनका जो वेज स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ओके, चीप लेबर हम कहते हैं, तो चीप लेबर आपको कहाँ मिलेगा, पेरिफेरी कंट्री के। तो अगर एक डेवलप्ड कंट्री है, वो अपने कंट्री के भीतर जो वर्कर्स है उन्हें जिस लेवल का वेज देता है एक डेवलप्ड कंट्री, अगर वही डेवलप्ड कंट्री अपने वर्क को किसी डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया या चाइना में आउटसोर्स करता है, किया ही जाता है आउटसोर्स, तो वहाँ पे जो वर्कर्स है उन वर्कर्स को वो उतना पेमेंट, उतना वेज नहीं देगा। ओके, तो वेज स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। तो डेवलपिंग कंट्री के जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत कम पेमेंट दिया जाता है। ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर हम बात कर ले तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने काम को आउटसोर्स करती हैं। कहाँ आउटसोर्स करती हैं? इन डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है। ओके, यहाँ पर लेबर्स को जो पेमेंट देना होता है वो काफ़ी कम है। अगर वही पेमेंट उन्हें अपने कंट्री के वर्कर्स को देना पड़े, वही काम के लिए अगर अपने कंट्री के वर्कर्स को उन्हें पेमेंट देना पड़े तो वो कहीं ज़्यादा होगा। तो वेज स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ओके, अनफेयर ट्रेड टर्म्स, अनइक्वल एक्सचेंज एंड अनफेयर ट्रेड टर्म्स, ये प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करना और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करना, ये डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब देखिए, जो इकोनॉमिक सरप्लस है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक मल्टीनेशनल कंपनी एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है? बिना जब तक एक कंट्री को प्रॉफिट नहीं देखे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो अगर कोई कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाला जो प्रॉफिट है वो कंट्री, दैट मीन्स सरप्लस का मतलब यही है, प्रॉफिट, वो सरप्लस वो कंट्री, जो वो एमएनसी है, वो अपने कंट्री में ले जाएगा। अगर वो एमएनसी बिलोंग करता है यूएसए से या कनाडा से या ब्रिटेन से, तो वो अपने कंट्री में ले जाएगा वो सरप्लस। तो इकोनॉमिक सरप्लस जो है, इकोनॉमिक सरप्लस को जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने कंट्रीज में ले जाती हैं।
ओके, जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस को नहीं छोड़ा जाता। हाँ, वहाँ पे जो पेमेंट करना है लेबरर्स को और जो रेंट देना है वहाँ के लैंड को, तो उन सब पेमेंट के बाद जो इकोनॉमिक सरप्लस बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, उसे जो एमएनसीज है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, वो अपने कंट्रीज़ में ले जाती हैं और वहाँ पे अपने कंट्रीज़ में फिर उस सरप्लस को इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक सरप्लस बचता ही नहीं है। और जो सरप्लस है, जो जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल है, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है सेंटर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ में ही ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट होने लगता है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हुआ और ये डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से सेंटर जो है, सेंटर के कंट्री पेरिफेरी की कंट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं। और इन्हीं एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से एक डेवलपिंग कंट्री हमेशा डेवलपिंग स्टेटस में ही रहता है, अंडर डेवलप्ड स्टेटस में ही रहता है और वो कभी डेवलप्ड बन ही नहीं सकता। तो जो पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये पूरा इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरिफेरी बाय द सेंटर। ओके, तो जो पेरिफेरी के कंट्रीज है वो इमेजिन ही करते रहेंगे कि वो कभी डेवलप्ड बन जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे, अमेरिकन कंट्रीज़ के जैसे वो डेवलप्ड बन जाएंगे, लेकिन ये कभी पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि जब तक इन पेरिफेरी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा ये सेंटर के कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लेवल को, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इस डिपेंडेंसी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और क्रिटिसिज्म मेनली 1970s और 1980s के दौरान क्रिटिसिज्म शुरू होता है। और ये 1970s और 1980s के दौरान हम देखते हैं कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज इमर्ज करती हैं एशिया में। ओके, कुछ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज इमर्ज करती हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। ओके, अब डिपेंडेंसी थ्योरी जो थी वो कहती थी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स में कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज कर ही नहीं सकता, कोई कंट्री डेवलप कर ही नहीं सकता अगर वो कंट्री इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, इस ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का हिस्सा है, तो वो डेवलप कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का इमर्जेंस होता है 1970s और 80s के दौरान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इस अजम्पशन को कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव करती हैं। और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करती, क्योंकि ये पेरिफेरी की कंट्रीज थी, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये पेरिफेरीज की कंट्री हुआ करती थी। और ये पेरिफेरी की कंट्री होते हुए ये डेवलप्ड कैसे कर पाए, इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर पाए? और भी इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस इमर्ज करते हैं 70s और 80s के दौरान, जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी को एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये जो सेंटर और पेरिफेरी का ये जो डिस्टिंक्शन है, और इस तरह से सेंटर और पेरिफेरी, ये जो दो शब्द है, इसके यूज़ से जिस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाता है, कहा गया कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करने का। और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस को यूज़ करके, कुछ ऐसे केसेस को यूज़ करके जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के असम्पशंस को रॉन्ग प्रूव करती हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी को एक तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश की गई, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। ओके, तो जो भी हो, डिपेंडेंसी थ्योरी को 1970s और 80s के दौरान क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की। आज भी डिपेंडेंसी थ्योरी, आज भले ही डिपेंडेंसी थ्योरी का जो रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत अधिक कम हो चुका है। कई और थ्योरीज आ चुकी हैं जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के आर्गूमेंट्स को, एजम्पशंस को रिजेक्ट करती हैं। ओके, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के, कुछ इंपॉर्टेंस हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के, जैसे कि डिपेंडेंसी थ्योरी ने पावर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने की कोशिश की। ओके, कोर और पेरिफेरी इस जैसे दो शब्द को इन्होंने दिया, और जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर पावर इनइक्वालिटी है, इस पावर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। अब हम पावर इनइक्वालिटी को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ओके, कोर और पेरिफेरी इन टर्म्स को यूज़ करके। ओके, डिपेंडेंसी थ्योरी ने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया भी इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या था? पहले ये माना जाता था कि अगर एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो वो अगर मेहनत करे, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को, अपने इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को अगर रिमूव करे, तो वो डेवलप्ड बन सकती हैं। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी ने एक नया नज़रिया दिया हमें दुनिया को देखने का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को देखने का। डिपेंडेंसी थ्योरी ने कहा कि अगर आप डेवलपिंग हैं तो आप एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आपका डेवलपिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप डेवलपिंग है इसलिए कोई और डेवलप्ड है। ओके, इस तरह से दुनिया के, इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को देखने का एक नया नज़रिया पेश किया
और डिपेंडेंसी थ्योरी ने, एक डिपेंडेंसी थ्योरी ने कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ का होना ज़रूरी है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तभी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। तो डेवलपिंग कंट्री है तभी डेवलप्ड कंट्रीज हो सकती है। हर कोई डेवलप नहीं हो सकता, किसी के डेवलप्ड होने के लिए किसी को डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड होना होगा। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने डिपेंडेंसी थ्योरी को समझने की कोशिश की। ओके, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।